नमस्कार मित्रों, मैं मितेश प्रताप सिंह, आप सभी लोगों का दोस्त और साथी। आज का हमारा जो मुद्दा है, आज की जो मेरी बातचीत है वो है मेरे अभिभावकों से। मैं आज अपने अभिभावकों से चाहता हूं कि वो थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट का समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हम अध्यापकों की, हम प्रबंधकों की, हम डायरेक्टरों की थोड़ी सी मनोव्यथा को और मजबूरियों को समझें। विगत 17 महीने से भौतिक कक्षाएं बंद थी और मुख्य रूप से रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय चलाने वाले प्रबंधकों को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। और एक अभिभावक सीधे तौर पर वह केवल इतना ही जानता और समझता है कि उसके द्वारा दिया गया शिक्षण शुल्क विद्यालय की बहुत बड़ी और बहुत सीधी और बहुत गाढ़ी कमाई होती है और प्राइवेट संस्था चलाने वाले प्रत्येक प्रबंधक बहुत मोटा धन अर्जन करते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय के पास कितने प्रकार के खर्चे होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, वह सबसे पहली बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति संस्था खोलता है तो उसे एक बिल्डिंग देनी होती है, जैसा भी उसका बजट है उस हिसाब से वो अपनी क्षमता के अनुरूप कमरे बनाता है, ऑफिस बनाता है, बाउंड्री, शौचालय, वाचनालय, पुस्तकालय, लैब, ये सारी चीज़ें देता है। यदि आप अच्छी फीस देते हैं तो आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, अच्छे कमरे, साफ सुथरे कमरे, बड़ा शौचालय, मोटर, टंकी, पानी की समुचित व्यवस्था, आरओ फिल्टर का पानी इत्यादि मिलता है। यदि आप छोटे बजट के विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, फीस देने में वहाँ के अभिभावक लचर हैं, फीस समय से नहीं देते हैं, तो ये सारी सुविधाएं कभी भी वहाँ की डेवलप नहीं हो पाती, बल्कि दिन ब दिन चीज़ें और पुरानी और जंजल होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा जो मुख्य खर्चा आता है वो होता है सैलरी का। वो सभी को पता है, बहुत बताने की जरूरत नहीं है। जो भी वहाँ पर सहायक अध्यापक, प्रिंसिपल से लेकर के 4th क्लास कर्मचारी, माली, ड्राइवर, आया, दाई, प्यून, चपरासी हैं, उन सबकी कुछ न कुछ निर्धारित सैलरी होती है और विद्यालय का लगभग 60 से 80% हिस्सा उसी में चला जाता है। यदि संख्या कम है तो कभी कभी वेतन भी पूरा नहीं हो पाता। इसके अलावा जो तीसरा मुख्य प्रकार का खर्चा आता है वो होता है डेली एक्सपेंस का, यानी प्रतिदिन हर विद्यालय में कुछ ना कुछ खर्च होता है। प्रतिदिन के खर्चे में यदि विद्यालय में गाड़ियां चलती हैं तो उन गाड़ियों में पड़ने वाले ईंधन का खर्चा, प्रतिदिन अगर विद्यालय में लंच आता है, कोई आगंतुक आते हैं, कभी चौक डस्टर खत्म हो रहा है, कभी मार्कर खत्म हो रहा है, इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो प्रतिदिन विद्यालय का कुछ ना कुछ खर्चा लगा रहता है, डेली एक्सपेंस भी होता है। चौथे प्रकार का जो अगला खर्चा होता है विद्यालयों में वो होता है मंथली और ईयरली मेंटेनेंस। मंथली और ईयरली मेंटेनेंस में क्या होता है कि हर महीने में हर कक्षा में 2-1 सीटें टूट जाती हैं, खराब होती हैं, या कहीं पर सफैया छोड़ देता है, कहीं फर्श फूट जाता है, कहीं टोटी और टंकी फट जाता है, टूट जाता है, कहीं बाउंड्री की दीवार कोई पशु मवेशी आकर के गिरा देता है, या ईयरली विद्यालय को पेंट कराया जाता है, मेंटेन कराया जाता है। इस प्रकार के अगर संस्था बड़ी है, वहाँ अधिक संख्या है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कभी खिड़की, कभी दरवाजा, कभी कब्जा, कभी कुंडी, कभी अलमारी, कभी कुर्सी, कुछ ना कुछ टूटा फूटा करता है और उसके रख रखाव और मेंटेनेंस में भी फीस का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। अगला जो हमारा 5वां प्रकार आता है खर्चे का वो होता है स्टेशनरी। जिस दिन आप अपने बच्चे का नाम किसी संस्था में लिखाते हैं उस दिन आप अपने बच्चे की जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा का मार्कशीट और टीसी, फोटो, आधार, जो भी कागजात देते हैं उस कागजात को रखने के लिए फाइल, फिर जो एडमिशन आपने फिल करके दिया उसके लिए फाइल, आपका बच्चा क्लास में आ रहा है उसका अटेंडेंस, उपस्थिति ली जा रही है उसके लिए अटेंडेंस रजिस्टर, फीस के लिए फीस की फाइल, फीस कार्ड, फीस रसीद, चौक, डस्टर, मार्कर, इस प्रकार के बहुत से गोद, पंच पेपर, स्टेपलर, पेन, टीचरों को कॉपियां वगैरह चेक करने के लिए पेन, स्केल, इस प्रकार की लाखों रुपए की स्टेशनरी साल भर में खर्च करनी पड़ती है, जो कि कहीं और से नहीं, हमें उसी विद्यालय के शिक्षण शुल्क से ही निकालना होता है। अगला जो विद्यालय के ऊपर खर्चा, जिम्मेदारी और लायबिलिटी आती है वो अगले खर्च होते हैं फर्स्ट एड और मेडिकल केयर। हर विद्यालय अपने अपने बजट के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ गैस की, दर्द की गोलियां, कॉटन, बैंडेज, कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड, डिटॉल वगैरह, किसी का विज्ञापन नहीं करना, लेकिन कुछ इस प्रकार की चीज़ें रखता है कि प्लेग्राउंड में बच्चा खेलते समय, लंच के टाइम में या स्कूल आते समय साइकिल से रास्ते में कहीं चुट फुट खरोच आ गई, चोट लग गया, कोई ऐसी दिक्कत हो गई तो
तत्कालिक प्राथमिक उपचार विद्यालय में ही किया जा सके। या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे आपसी शरारत में ऐसा करते हैं कि कभी किसी एक बच्चे को अधिक चोट आ जाती है, तो प्राथमिक उपचार विद्यालय को करना होता है, क्योंकि तत्काल में हम वहाँ पर उनके पेरेंट होते हैं, वो बच्चे हमारे केयर में होते हैं, हमें तत्काल उनको लेके हॉस्पिटल जाना होता है, एम्बुलेंस करना होता है, दवाइयाँ करानी होती है, एक्सरे कराना होता है, जबकि गलती बच्चों की होती है, लेकिन उसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी और मानसिक जिम्मेदारी एक मानवता के और उदारवादिता के चलने, ये सारे खर्चे विद्यालय के ऊपर आ जाते हैं। अगला जो एक्सपेंस और खर्च है, वो अगला एक्सपेंस और खर्च है रेंट, मोबाइल और इलेक्ट्रिसिटी बिल। हर विद्यालय अपने निजी भूमि पर और अपने निजी भूखंड पे नहीं है। बहुत से विद्यालय आज भी रेंट और किराए नामे पर चल रहे हैं, लीज एग्रीमेंट हुआ है, कुछ न कुछ उसका ईयरली, क्वार्टरली या मंथली उनको रेंट देना पड़ता है, वह खर्चे वहीं से निकालने पड़ते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को टाइट कर रही है, स्ट्रिक्ट कर रही है, और वैसे भी हम कोई भी सर्विस लेते हैं तो हमारी नैतिकता बनती है कि हमें वो सर्विस चार्जेस देने चाहिए। तो विद्यालय में इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, विद्युत का उपयोग होता है, कभी लैपटॉप और कंप्यूटर लैब में चलाए जाते हैं, गर्मियों में पंखे चलाए जाते हैं, पर डे टुल्लू पंप या मोटर जो है टंकियों में पानी भरता है। इस प्रकार जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल खर्च होता है, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी एक्सपेंस विद्यालय के ऊपर ही आता है। साथ ही साथ बहुत से अभिभावक कहते हैं कि आपको बच्चे को नहीं कहना था, आप फीस के लिए हमें कॉल कर सकते थे, आपको बच्चे को नहीं कहना था, आप हमें बता सकते थे कि बच्चे का जूता पुराना है। इस प्रकार से गार्जियन चाहता है कि आप मेरे बच्चे को क्लास में ना खड़ा करिए, उसको ना इन्फीरियरिटी फील हो, उसको शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े, आप मुझे बताइए। तो आप ये जानिए कि बताने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि मोबाइल की ज़रूरत है। ये अलग बात है कि प्रत्येक व्यक्ति हाथ हाथ में मोबाइल रखता है, लेकिन अगर विद्यालय के ही उपयोग से देखा जाए तो एक मोबाइल विद्यालय के लिए पर्सनल तौर से चाहिए। उसका भी मंथली जो भी बिल आता है वो उसमें होना चाहिए, और साथ ही साथ पर डे एक स्टाफ या तो अलग से होना चाहिए, या तो पर डे एक स्टाफ अपना बेल छोड़ करके वो कॉल करने का काम करे। अगला जो खर्च और जो एक्सपेंस होता है, जो विद्यालयों के ऊपर भारी पड़ता है, विद्यालयों के कंधों पर भारी पड़ता है, वो होता है लाइब्रेरी, लैब एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट। ये हर विद्यालय में एक छोटा बड़ा लाइब्रेरी ज़रूर होता है, लैब होता है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, नहीं कुछ होता है तो कंप्यूटर लैब होता है, कुछ खेल के सामान होते हैं, चाहे वो एक कैरम बोर्ड, एक बैट, 2 बैडमिंटन, एक वॉलीबॉल, कुछ होगा। ये कुछ करने में ही कहीं ना कहीं विद्यालय का एक ठीक ठाक अमाउंट लग जाता है। अगर आप यहाँ 4 ही लैपटॉप है तो अच्छा खासा 1 लाख 1.5 लाख का कंप्यूटर लैब बन जाता है। 2 ही एक माइक्रोस्कोप और कुछ ट्यूब वगैरह हैं, 25-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये आपके साइंस लैब में खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार से स्पोर्ट के थोड़े बहुत ही सामान हैं तो 25-30 हज़ार, उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया लगता है, जिसमें से आप यहाँ मान के चलिए कि सेशन एंड होते होते, सत्र खत्म होते होते कहीं ना कहीं मोर देन 50% चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, 50% से अधिक चीज़ें खराब हो जाती हैं, उपयोग योग्य नहीं रह जाती। कहीं वॉलीबॉल फूट जाता है, कहीं लैपटॉप की स्क्रीन टूट जाती है, कहीं लैपटॉप की बैटरी खराब हो जाती है, बैकअप नहीं देता, कहीं लैब में लगा हुआ इन्वर्टर या बैटरी खराब हो जाता है। इस प्रकार से आप मान के चलिए कि 2.5 से 3 लाख रुपए का ये एक्सपेंस हर 2 साल पे रिन्यूअल करना होता है, नया करना होता है। नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो आता है सोसाइटी एंड अदर रिन्यूअल। हर विद्यालय किसी ना किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के अधीन चलता है, और उसको भी अलग अलग प्रकार की योजनाओं से जिन्होंने जैसा बनाया वो विद्यालय चलाने वाला ही जानता है। लेकिन आप अभिभावक भी हम लोगों के इस कष्ट को समझिए और जानिए। हम लोगों को प्रतिवर्ष या प्रति तीसरे वर्ष सोसाइटी का रिन्यूअल कराना होता है। विद्यालयों में अग्निशमन के लिए एक बोतल रखा होता है, आकस्मिकता के लिए कि आग लगे तो उसको हर 6 महीने पे रिन्यूअल कराना होता है। विद्यालय में इंजीनियर से, ब्लॉक के या PWD के इंजीनियर से नेशनल बिल्डिंग कोड लिया जाता है, वो ईयरली रिन्यूअल होता है। ऐसे बहुत सारे कागजात होते हैं जो विद्यालय को चलाए रखने के लिए छमाही, सालाना या हर तीसरे साल रिन्यूअल कराने पड़ते हैं, और उस रिन्यूअल के चार्जेस लगते हैं। वीडियो में कहना उचित नहीं होगा, लेकिन आप सभी को पता है कि भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा है। जो सरकारी फीस रिन्यूअल की है उसका 20-20 गुना ऊपर से हम लोगों को घूस देना पड़ता है, तो वो रिन्यूअल्स होते हैं। व्यक्तिगत इस एक्सपेंस, बस से या अपनी व्यक्तिगत बाइक या कार से उस ऑफिस तक जाना आना, एक दिन अपना नुकसान करना, ये सब अलग से रहता है। फिर अगला जो खर्चा आता है वो आता है
मैकेनिकल एंड फर्नीचर मेंटेनेंस। देखिए, जो फर्नीचर रखे जाते हैं या जो भी विद्यालय में विभिन्न प्रकार के मशीनरी होती है, जैसे बात कंप्यूटर की आई, जनरेटर है, इन्वर्टर है, हैंड पंप यानी नल है, मोटर है, कुछ भी बहुत सारे मैकेनिकल चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें हों या बच्चे के क्लास में रखा हुआ टीचर का चेयर हो, पोडियम स्टैंड हो, अलमारी हो, बच्चे का सीट हो, कुछ भी चीज़ें जो हैं, हर चीज़ की एक लाइफ लाइन है। एक उम्र के बाद वह खुद ही खराब हो जाता है और उस पर चूंकि निरंतर प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, बच्चे शरारती कौम ही हैं, शरारती हैं, तो स्वाभाविक है कि वो समय निकाल करके वैकेंट बेल में या लंच में शरारत करते हैं। उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इन सारे नुकसानों की भरपाई यदि बच्चे के ऊपर बतौर फाइन उतारा जाए तो अभिभावक को नाराजगी होगी, लेकिन वो सारे खर्चे भी उसी शिक्षा शुल्क में हम ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को झेलने और देखने पड़ते हैं। अगला आता है सिक्योरिटी एंड लाइसेंस चार्जेस। आजकल प्रचलन और फैशन ऐसा आया, मान्यता के लिए भी अनिवार्यता ऐसी बना दी गई कि विद्यालय के हर कमरे में, यहाँ तक कि प्लेग्राउंड में, हर जगह आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखिए। वो कैमरा लगाने के लिए जो एक्सपेंस लाख 1.5 लाख का आता वो आता ही है। वक्त के साथ उसके भी हर साल एक इंजीनियर आता है, उसका मेंटेनेंस चार्ज लेता है और लाइसेंस फीस लेता है, तो वो कैमरा काम करता है। नहीं तो 1 साल बाद वो कैमरा नहीं काम करता है, पूरा सेटअप बेकार हो जाता है। इसलिए मजबूरन हमको ईयरली लाइसेंस चार्ज देना पड़ता है उस टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी और सर्विस को लेने के लिए। इसी प्रकार से कुछ विद्यालयों में केवल टीचर्स के लिए, कुछ में पूरे स्कूल के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की फैसिलिटी है। वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लाइसेंस चार्ज के बाद ही चलता है। जब तक हम उसका लाइसेंस चार्ज पे नहीं करते, वो भी 1 साल बाद वर्क करना बंद कर देता है। कुछ जगह पर फीस कलेक्शन, अटेंडेंस, रिजल्ट, टीसी, मार्कशीट, इस प्रकार के जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं वो करने के लिए विद्यालयों ने एक सॉफ्टवेयर खरीद रखा है। अगर उस सॉफ्टवेयर से ही फीस जमा होती है, उसी से अटेंडेंस होती है, उसी से रिजल्ट बनते हैं, तो आप ये जानिए कि उसका भी ईयरली पे करना होता है, तभी वो लाइसेंस रिन्यूअल होता है और तभी वह सॉफ्टवेयर काम करता है। अदरवाइज वो 1 साल बाद करप्ट हो जाता है। ये सारे एक्सपेंस भी विद्यालय के ऊपर ही पड़ते हैं। अगला आता है वो होता है लोन एंड ईएमआई। कहीं ना कहीं विद्यालय या तो विद्यालय बनाने के लिए लोन ले रखा होता है, या विद्यालय में जो गाड़ियां होती हैं वो लोन या किस्त पे होती हैं। विद्यालय में कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, छोटे बच्चों के क्लासरूम में एलईडी टीवी या फिर मान लीजिए प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ऐसी चीज़ें आज इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को बेटर फैसिलिटी और बेटर एजुकेशन देने के लिए ये सारी चीज़ें जो डायरेक्टर या प्रबंधक होते हैं वो अपने नाम पर निजी पर्सनल लोन ले लेते हैं, और जब उन्हें फीस नहीं मिलती है, वो वेतन नहीं दे पाते, तो समय से इंस्टॉलमेंट भी नहीं दे पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनका सिविल भी खराब होती है, उनकी इमेज भी खराब होती है और वो आर्थिक के साथ साथ मानसिक डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कहाँ आदमी यह चाहता है कि अगर मैंने एक बड़ी संपत्ति और पूंजी लगा करके एक बिजनेस को बिल्ड किया है तो उसके एवज में मुझे एक अच्छा खासा रेवेन्यू आना चाहिए, एक अच्छी खासी इनकम मंथली होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष विद्यालय करता है और झेलता है, लेकिन फिर भी वह यह निवेदन करता है कि केवल आपसे हमारा जो बात हुआ है, आपसे हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, केवल वही उतना मंथली फीस आप हमको देते रहिए। वक्त के साथ हर विद्यालय ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाए, तो कहीं ना कहीं हर विद्यालय ये चाहता है, कोई विद्यालय यह नहीं चाहता कि वह पिछड़ा और ऑकवर्ड रहे, बैकवर्ड रहे। हर विद्यालय यह चाहता है कि वो सबसे आगे और सबसे आधुनिक रहे। तो कृपया करके आप सभी अभिभावक विद्यालयों की इन विडंबनाओं और मजबूरियों को समझें और साथ समय फीस जमा करें, समय से पूर्व फीस जमा करें। 12 महीने में, पूरे 1 वर्ष में हो सकता हो कभी 1 आध महीने दिक्कत हो, तभी आप कोई रिटर्न एप्लीकेशन देके या कॉल से 1 आध बार समय ले लीजिए। लेकिन क्षमा चाहूँगा, अधिकांश अभिभावकों ने यह नियम और नियत बना लिया है कि पहले वह बात करके ही काम चलाएंगे, जब बहुत बड़ी मजबूरी होगी तभी फीस देंगे। संस्था एक टीम वर्क होता है। इस टीम वर्क में आप भी एक सदस्य हैं, आप भी एक खिलाड़ी हैं। क्रिकेट ना केवल एक बैट्समैन जिता सकता है, न केवल एक बॉलर जिता सकता है। सबको अपने हिस्से का अच्छा खेलना होगा। हम अपने
हिस्से का अच्छा यह खेलते हैं, हम अपने हिस्से का अच्छा यह करते हैं कि हम अपने बच्चे को पूरा ज्ञान देते हैं, पूरी सिक्योरिटी देते हैं, पूरी फैसिलिटी देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं। जितना भी है हमारा बजट, उस बजट से भी उठकर हम देने का प्रयास करते हैं। बच्चा अपने हिस्से का यह अच्छा खेले कि बच्चे को जो होमवर्क दिया जाए वो पूरा करे, टाइमली स्कूल आए, टाइमली जाए, जितने भी मैनर्स बताए जाएँ उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर और बर्ताव करे। और आप अभिभावक हैं, आप भी अपने हिस्से का अच्छा जरूर खेलिए। आप स्कूल की फीस टाइमली जमा करिए, आप अपने बच्चे के लिए ड्रेस, कॉपी, किताब टाइमली लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा यह किया गया आग्रह आप लोग आगे से मनन करेंगे, ध्यान रखेंगे। आप यह जानिए, विद्यालय का जितना कलेक्शन होता है उससे ज़्यादा उसका एक्सपेंस होता है। कोई भी बिजनेसमैन, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं कह रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेसमैन यह नहीं चाहता कि वह अपने कस्टमर को ऐसा ठग ले कि दोबारा वह उसके पास ना आए। तो अगर स्कूल को एज ए बिजनेस ही कोई चलाता है तो भी वह यह चाहता है कि हम अगर मिनिमम फीस रखेंगे और मैक्सिमम फैसिलिटी रखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। बदलती हुई व्यवस्था और बदलते हुए भारत के साथ बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वह खर्चे निकालने के लिए हम लोगों को कोई सरकारी सहायता, कोई सरकारी राहत कोष नहीं मिलता। उनको हमें इक्वली उन्हीं बच्चों पर फीस के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करना होता है। जब सारी चीज़ों में बढ़ती हुई महंगाई का रेशियो 4 गुना 5 गुना है, आज भी शिक्षण शुल्क उस हिसाब से बहुत कम है, बहुत सस्ता है। आप देखिए कि सबसे गरीब या मजलूम व्यक्ति कौन होता है? किसान। लेकिन किसान क्या अगर कहे खेत से जा करके अपनी व्यथा रोए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 2 महीने बाद गेहूं बोऊंगा, मुझे बस अच्छी फसल दे देना, तो क्या खेत मानेगा? नहीं। इसीलिए किसान केसीसी निकाले, व्यक्तिगत कर्ज ले, अपने बचे हुए पुराने फसल को बेचे, लेकिन उसे समय से जुताई बुआई सब कुछ करना पड़ता है। यह बच्चे, इन बच्चों की शिक्षा आपकी सबसे बढ़िया फसल है। इसको आप जितना समय से खाद पानी बीज सिंचाई देंगे उतना ही बढ़िया ये आपको फल देगा। तो कृपया करके आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही व कोताही न कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।